हेलो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सोल्युबिलिटी और प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन गैस स्टडी किए थे। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। दैट इज़, जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करने जा रहे हैं तो कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ पर सोल्युबिलिटी को चेंज करेंगे। फैक्टर्स लगभग सेम आएंगे, बट जो उनका इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे नेचर जो है वो पोलर ना नॉन पोलर ना हो करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी। दैट इज़, जो गैसेस जितना ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो ग्रेटर द रिएक्टिविटी, हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी। जैसे एग्जांपल है हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और एक तरफ तीन गैसेस हमने लिए हैं CO2, NH3, HCl। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है। जबकि ये जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, इनकी रिएक्टिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू दीज, तो इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी भी कम है। और अगर इन तीनों गैसेस में बात करें सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी है, तो इनर्ट गैस कौन सी है इसमें से? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी यहाँ सबसे कम है। तो यहाँ रिएक्टिविटी के बेसिस पे आपको देखना है कि कौन सी गैस कितना ज़्यादा सोल्यूबल होगी। सेकंड फैक्टर हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर, और यहाँ भी है वो। बट टेम्परेचर में हमने देखा था कि प्रोसेस, जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। लेकिन यहाँ पर जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हैं तो जाके वो एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा। गैस प्लस लिक्विड क्या बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हम इस प्रोसेस का डेल्टा H निकालें, दैट इज़ एंथैल्पी चेंज, तो हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट्स में क्या हैं? लिक्विड्स, और रिएक्टेंट्स में क्या हैं? गैसेस और लिक्विड्स। तो लिक्विड्स की जो एनर्जी है, हम कहें पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, वो कम होती है एज़ कंपेयर टू गैसेस। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लिक्विड्स की लेस एनर्जी, प्रोडक्ट्स की, और रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। तो लेस एनर्जी माइनस ग्रेटर एनर्जी, लेस माइनस ग्रेटर, दैट इज़ डेल्टा H क्या आएगा आपके पास? नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव मीन्स प्रोसेस क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है गैसेस को जब आप लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हो तो वो लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के साथ साथ कुछ हीट रिलीज़ करेगा। अब यहाँ जो हीट की अमाउंट ये रिलीज़ हो रही है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये हीट की अमाउंट बढ़ जाएगी। दैट इज़, प्रोडक्ट्स में एक फैक्टर है जो इंक्रीज़ हो जाएगा, और प्रोडक्ट्स में जब फैक्टर इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल पड़ेगी अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो ये बैक साइड में जाएगी, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स ऑलवेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रीज़न क्या है? कि डिसोल्यूशन कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का फैक्टर ओनली एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करें तो वो है प्रेशर, जो कि हमने सॉलिड्स इन लिक्विड्स में नेगलेक्ट कर दिया था, क्योंकि सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल थे बट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। और आप गैसेस को जितना ज़्यादा कंप्रेस करोगे, जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो उतना ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगी, क्योंकि वो लिक्विफाई हो सकती है। प्रेशर हाई इंक्रीज़ करेंगे तो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी और सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद
इंक्रीज़ इन प्रेशर। लेकिन यहाँ पर हमें इसको डिटेल में पढ़ना है कि किस रेट से या किस क्वांटिटी में प्रेशर इंक्रीज़ करें तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। इसके लिए हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, इम्पोर्टेंट लॉ है और इसने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसकी कि जो भी हम ये हेनरीज लॉ जब पढ़ रहे हैं तो एक बात ध्यान रखनी है, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर फैक्टर कांस्टेंट रहेगा तभी हम प्रेशर को चेंज करके सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर तो क्लियर है, मतलब प्रेशर का फैक्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो ऊपर से हमने क्या देखा है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। दोनों फैक्टर एक साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसलिए ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ की एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है, उसने ये बताया कि प्रेशर कितना हम इंक्रीज़ करें किस क्वांटिटी में तो गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी इंक्रीज़ होगी। एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है मतलब। तो ये क्या कहता है कि द मास ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड, तो कितना मास ऑफ गैस डिजोल्व्ड होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द प्रेशर ऑफ गैस। मतलब मास फैक्टर को इसने लिया है कि मास ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। और ये मास ऑफ गैस क्या है यहाँ पे, विच गेट्स डिजोल्व्ड इन द सोल्यूशन। कितना मास डिजोल्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर ऑफ गैस के। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो के कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये फैक्टर्स क्लियर होने चाहिए। क्या है ये, m यहाँ पर मास ऑफ गैस लिया गया है, प्रेशर अप्लाइड इज़ p और k इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहाँ जो k फैक्टर है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। मतलब बाकी टर्म्स जो हमने की हैं कांस्टेंट, नेचर ऑफ गैस, सॉल्वेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, ये के उस पर डिपेंड करता है। बट जो हेनरीज लॉ है उसने अपनी ही स्टेटमेंट को मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर किस तरह से इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, और यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे आगे जाके न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच गेट्स डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी को यहाँ अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज़ x से। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब जो ऊपर से प्रेशर का जो गैस का प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज़ यहाँ पर इक्वेशन क्या कह दी गई कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। x मीन्स मोल फ्रैक्शन, मतलब सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, दैट इज़ प्रेशर अप्लाइड। और यहाँ भी अगर हम बात करें, जो फैक्टर है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया यहाँ पर, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने लिया यहाँ k डैश। अब अगर हम इस k डैश को यहाँ ले जाएं, x के साथ ले जाएं, तो ये बन जाएगा 1/k डैश, दैट इज़ प्रेशर ऑफ गैस इज़ इक्वल टू 1/k डैश, और x मतलब सॉल्युबिलिटी। और इस कांस्टेंट के रेसिप्रोकल को एक नया कांस्टेंट बोल दिया विच इज़ KH, और KH को हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, ये इक्वेशन आगे यूज़ करनी है हमने कि प्रेशर ऑफ गैस दैट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है इज़ इक्वल टू KH हेनरीज कांस्टेंट, और X इज़ द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मीन्स जो सोल्यूबल हो चुकी है, दैट इज़ सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। और KH डिपेंड किस पे करता है, KH की डिपेंडेंस चेक करने के लिए
हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। देखो कैसे हम इसको समझते हैं। अब क्या होगा, अगर आप यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, तो ये प्रेशर टर्म यहाँ से हमने कांस्टेंट कर दी, तो के एच जो है, के एच और एक्स का प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट आ गया। और अगर हम एक्स को राइट हैंड साइड ले जाएं तो क्या बन जाएगा, के एच जो है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा। और एक्स क्या है, सॉल्युबिलिटी, के एच इज़ हेनरीज कांस्टेंट। मतलब वैल्यू ऑफ के एच जो है वो सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम बात करें, एक और फैक्टर लेके चलें, हम इसको यहाँ एक बार मेंशन कर लेते हैं। हमने क्या रिज़ल्ट लिखा है, हमने लिखा है के एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। एक हमारे पास ये रिज़ल्ट है। दूसरा, अगर हम टेम्परेचर फैक्टर से समझें, सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट था। जो सॉल्युबिलिटी है, मतलब जो एक्स है, वो टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं हम कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। तो सॉल्युबिलिटी मतलब एक्स जो है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस इक्वेशन को हम कुछ डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। एक ही बात है, सॉल्युबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। यहाँ क्या है 1/x और इस इक्वेशन में क्या है 1/x। मतलब के एच और टेम्परेचर क्या आ गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों इक्वेशन से समझ सकते हो आप। तो के एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम क्या कह सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, के एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये रिलेशनशिप आप डिराइव कर सकते हो, ऊपर हमने जो दो इक्वेशन यूज़ किए। अब हेनरीज लॉ को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ग्राफिकली कैसे, हमारे पास हेनरीज लॉ की इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है हमारे पास, P इज़ इक्वल टू के एच एक्स। आप इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन को y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो y एक्सिस पे आपको दिखाई देगा प्रेशर, ये हमने लिया y एक्सिस पे प्रेशर। और एम एक्स एक्सिस पे दिखाई देगा ये x, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन, x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन। और c इंटरसेप्ट इस इक्वेशन में नहीं है, दैट इज़ 0। इसका मतलब जो ये ग्राफ है ये ओरिजिन से पास करेगा। और स्लोप m जो है के एच है, दैट इज़ पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओरिजिन से पास करते हुए हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। और इसका स्लोप किसके इक्वल रहेगा, m इज़ इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट। तो आपको किसी भी सॉल्वेंट का हेनरीज कांस्टेंट निकालना हो तो प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन से ग्राफ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हेनरीज कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट लॉ है, दैट इज़ हेनरीज लॉ। और ध्यान रखना है कि के एच हेनरीज कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है और इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। तो इम्पोर्टेंट लॉ है हेनरीज लॉ, जो क्या एक्सप्लेन करता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो ये हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हुए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी।